हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एमजी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक से पहला चैप्टर, जिसका नाम है न्याय। तो आज हम न्याय की जो अवधारणा है राजनीति विज्ञान की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इकाई फर्स्ट से, जो संबंधित है प्रमुख अवधारणाओं से। और पहला चैप्टर इसके अंतर्गत आपका आता है न्याय। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। न्याय प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न्याय चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। और हमारी इस पाठ्य पुस्तक में न्याय के ऊपर जो अध्ययन किया गया है वो दो भागों में बांटते हुए किया गया है। पहला, भारतीय चिंतन में न्याय क्या होता है, और दूसरा, पाश्चात्य चिंतन में न्याय क्या होता है। तो भारतीय चिंतन में न्याय से अर्थ एक न्यायपरायण व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। और पाश्चात्य चिंतन के अंतर्गत जो न्याय के ऊपर विचार करने वाले जो प्रमुख विचारक हैं, जिनका हम इस अध्याय में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले प्लेटो आता है, उसके बाद अरस्तु, और फिर जॉन रॉल्स के बारे में हम देखेंगे, उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारतीय चिंतन में न्याय क्या होता है उसको देखते हैं। भारतीय चिंतन में न्याय एक न्यायपरायण व्यक्ति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख विचार जो इसमें दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, सबसे पहली बात कि उच्च नैतिक चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, जो सद्गुणी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर इसमें विचार किया जाता है। नंबर 2, व्यक्ति द्वारा समाज के अंतर्गत और उसके नियत स्थान, यानी कि व्यक्ति समाज के अंदर रहते हुए और समाज में उसका जो स्थान है उसको ध्यान में रखते हुए, और निर्दिष्ट कर्तव्य, यानी कि जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं एक समाज के सदस्य होने के नाते, उन कर्तव्यों पर बल दिया गया है। और अधिकारों की उत्पत्ति, जो कि माना जाता है कि कर्तव्यों से अधिकारों की उत्पत्ति होती है, और स्वधर्म के पालन करने में ही न्याय है। और चौथी बात जो इसके अंतर्गत है, न्याय की निष्पक्षता से संबंधित है, यानी कि न्याय की निष्पक्षता राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति है। यानी कि राज्य सरकार जब भी कोई कार्य करेगी, व्यवस्था स्थापित करेगी, तो न्याय सभी को निष्पक्ष रूप से मिले, यानी कि न्याय प्रदान करते समय राज्य द्वारा, सरकार के द्वारा किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाए, और निष्पक्ष रहते हुए न्याय प्रदान करे अपने नागरिकों को। भारतीय चिंतन संबंधी विचारधारा के बाद अब हम देखते हैं पाश्चात्य विचारकों के संबंध में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो की पुस्तक जिसका नाम रिपब्लिक है, उसमें अपने न्याय संबंधी विचार दिए हैं उसमें। और उसके द्वारा जो कहा गया है कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण होता है, और उसी आत्मा के गुण की वजह से प्रेरित होकर के, उस गुण से प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, यानी कि दूसरों की भलाई में ही वो अपना भला देखता है। आगे प्लेटो न्याय का जो तात्पर्य बताता है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको जो भी कार्य सौंपा गया है वो उस निर्दिष्ट कार्य को करे, और दूसरे व्यक्ति के कार्यों में वो हस्तक्षेप ना करे, दखल ना दे। दूसरी बात वो ये कहता है कि न्याय में वो सारी बातें शामिल है जो उचित होती है, विधिक यानी कानूनी दृष्टि से सही होती है, समान सभी व्यक्तियों के लिए, और औचित्यपूर्ण है। तीसरी बात, अन्याय में वांछित सुधार की संभावना होनी चाहिए, यानी कि जहाँ कहीं पर भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खत्म करके, उस अन्याय को समाप्त करके वहाँ पे सुधार किया जाए, यानी कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाया जाए, यानी कि अन्याय में सुधार की संभावना निहित होती है। और इसके संबंध में इबेनस्टीन जो कहता है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित थे, यानी कि न्याय के संबंध में प्लेटो जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी विचार देता है, उसी में प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन है वो पूरा का पूरा राजनीतिक दर्शन प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों में ही हमें प्राप्त होता है। आगे प्लेटो न्याय के दो रूप बताता है। एक न्याय का जो रूप होता है वो होता है व्यक्तिगत न्याय, जो व्यक्ति के लिए होता है, और दूसरा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय संबंधित होता है राज्य से। प्लेटो के अनुसार, जो प्लेटो कहता है, प्लेटो के अनुसार न्याय जो होता है वो मनुष्य की आत्मा में निहित गुण होता है,
और वो आगे मनुष्य की आत्मा के 3 गुण बताता है, 3 तत्व बताता है, जिसमें सबसे पहला तृष्णा है, तृष्णा लालसा या कामना। दूसरा गुण होता है शौर्य या साहस का, और तीसरा गुण होता है बुद्धि या फिर ज्ञान का। अब जिसके अंदर तृष्णा का तत्व प्रधान होता है, लालसा होती है, कामना होती है, वो लोग व्यापारी होते हैं, उत्पादक या सहायक वर्ग का काम करते हैं, यानी कि समाज के बाकी दोनों वर्गों की जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को पूरी करने का कार्य ये वर्ग करता है, व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग करता है, उत्पादक वर्ग ही कहा जाता है इसको। दूसरा होता है शौर्य, यह साहस प्रधान जो गुण वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनमें शौर्य का भाव अधिक होता है, साहसी होते हैं, तो वो लोग संरक्षक वर्ग में आते हैं, सैनिक वर्ग में आते हैं, और उनका कार्य होता है समाज की, राज्य की सुरक्षा करना। और तीसरा जो गुण होता है वो होता है बुद्धि या विवेक का या फिर ज्ञान का, यानी कि जिन व्यक्तियों में बुद्धि होती है, विवेक अधिक पाया जाता है, वो लोग दार्शनिक लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, और उन्हीं को शासन कार्य से संबंधित सारा कार्य करना चाहिए, ये प्लेटो कहता है। अब हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की जो प्रमुख बातें हैं उन बातों को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात, सभी मनुष्यों में ये तीनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन से? तृष्णा, शौर्य और बुद्धि या फिर ज्ञान या विवेक, ये तीनों ही गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। लेकिन इन तीनों गुणों में जो गुण सबसे अधिक होता है, जो जिसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है, और वही गुण समाज में उस व्यक्ति का स्थान निर्धारित करता है, वर्ग निर्धारित करता है। यानी कि अगर तृष्णा का गुण होता है सबसे ज़्यादा उसके अंदर, तो वो उत्पादक वर्ग में चला जाता है। अगर शौर्य का गुण होगा तो वो संरक्षक या सैनिक वर्ग का कार्य करेगा, और अगर बुद्धि या ज्ञान उसमें अधिक पाया जाता है तो वो शासक वर्ग में चला जाएगा। तो इन्हीं 3 गुणों में जो सबसे ज़्यादा गुण होते हैं, या जिस गुण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, वो व्यक्ति उस वर्ग में चला जाता है, वो व्यक्ति वही कार्य करता है, उसको दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण है, यानी कि ये गुण उसकी आत्मा में निहित होता है, जो राज्य में निहित न्याय के समान ही होता है। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य की आत्मा में कोई गुण होता है, उसी प्रकार राज्य का गुण होता है न्याय। राज्य के अनुसार न्याय जो होता है, उसका मतलब समाज में जो व्यवस्था है, यानी कि 3 वर्गों वाली व्यवस्था, राज्य उस व्यवस्था को बनाए रखे, कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, ये व्यवस्था बनाए रखना ही न्याय है, और यही न्याय राज्य का गुण होता है। जो तीसरी बात जो इसमें है कि व्यक्ति में न्याय का सद्गुण उसके व्यक्तित्व के विविध पक्षों में संतुलन बनाए रखता है। चौथी बात, राज्य में न्याय उसमें निवास करने वाले तीनों वर्गों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। यानी कि राज्य का जो न्याय वाला जो गुण है, उस गुण के अनुसार जो 3 वर्ग वाली व्यवस्था है, जो कि गुणों पर आधारित है, उस व्यवस्था को बनाए रखना ही राज्य के अनुसार न्याय होगा। आगे प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसके चारित्रिक गुण के अनुसार उपयुक्त है। यानी कि चरित्र के जो 3 गुण हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, ये तीनों ही गुण हर मनुष्य में है, लेकिन एक गुण ही ऐसा होता है जो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जो गुण सबसे ज़्यादा उसके अंदर होता है व्यक्ति में, उस गुण के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इसके बाद अगली जो बात आती है इसमें कि दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति के साथ ही राज्य को भी बिना बात के हस्तक्षेप समाज के वर्गों में नहीं करना चाहिए, जिससे कि समाज की व्यवस्था भंग हो। राज्य का कार्य होता है, व्यक्ति का कार्य होता है कि जो कार्य जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ग के लिए है, निर्धारित है, उसे वो कार्य करे, और राज्य का काम भी सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखना है कि तीनों ही वर्ग अपना अपना कार्य करता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो व्यवस्था है समाज की, वो व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अगली बात जो है, जो प्लेटो के अनुसार जो वो कहता है कि व्यक्ति को अपने आत्मिक गुण, जो उसकी आत्मा का गुण है, प्रधान गुण है, उसके अनुसार निर्दिष्ट कार्यों को पूरी क्षमता और योग्यता से करना चाहिए, पूरी लगन के साथ उस कार्य को पूरा करना चाहिए।
और आगे इसी में प्लेटो का न्याय सिद्धांत राजनीतिक और विधिक होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है। यानी कि प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया है वो राजनीतिक या विधिक यानी कि कानूनी सिद्धांत के गुण इसमें कम है, उसमें नैतिकता के गुण अधिक पाए जाते हैं। नैतिक पक्ष अधिक मजबूत है राजनीतिक पक्ष की अपेक्षा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में। चलिए अब बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में कि अरस्तु न्याय के बारे में क्या सोचता है, उसने क्या विचार दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरस्तु कहता है कि न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है, यानी कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो संबंध है, जो व्यवहार है, उस व्यवहार को नियमों में बांधने से है, ताकि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, उसको क्षति नहीं पहुंचाए। और इसी बात से राज्य अस्तित्व में आता है, यानी कि नियमों को बनाने से और उनको लागू करने के लिए ही राज्य का अस्तित्व हुआ है, उसका जन्म हुआ है। दूसरी बात अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज या राज्य की जो सुविधाएं हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो भी मिलता है सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप मिलनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति जितना योग्य हो जिस कार्य के, उसको वो कार्य मिलना चाहिए, उसको वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान मिलना चाहिए योग्यता के हिसाब से। उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में अरस्तु आगे न्याय के दो रूप बताता है, पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के बारे में जो अरस्तु के विचार हैं, उसमें वो कहता है, सबसे पहली बात, शक्ति, संरक्षण या संसाधन, पद, प्रतिष्ठा जो भी समाज में है, राज्य में है, उनका वितरण व्यक्ति को उनकी योग्यता के आधार पर किया जाए, या समाज को, राज्य को जो उसका योगदान है, उस योगदान के आधार पर उन्हें यह चीज़ दी जाए। दूसरा, योग्य व्यक्तियों को शासन की जिम्मेदारी सौंपना, यानी कि जो व्यक्ति योग्य है, काबिल है, उसी को शासन संचालन की जिम्मेदारी दी जाए। और तीसरी बात, लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और उसके सामर्थ्य के अनुपात में प्रदान करना ही समानता है। लाभ यानी कि जो भी संसाधन है उन संसाधनों को, और दूसरा उत्तरदायित्व यानी कि कर्तव्य जो होते हैं वो व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से और सामर्थ्य के हिसाब से हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सामर्थ्यवान हो उसको ज़्यादा मिलेगा, और जिसमें कम सामर्थ्य है उसको कम मिलेगा। और दूसरा जो न्याय का रूप है अरस्तु के अनुसार, वो है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य है, सबसे पहली बात, व्यक्ति के नागरिक अधिकार जो भी हैं उनकी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा यदि अगर हनन किया जाए, उन नागरिक अधिकारों को छीना जाए या उनको किसी तरह की क्षति पहुंचाई जाए, तो उस स्थिति में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना। दूसरी बात, व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, यानी कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, संपत्ति होती है, उसके अधिकार यानी कि जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका मान, सम्मान, उन सभी की सुरक्षा प्रदान करना। तीसरी बात, यह न्याय वितरणात्मक न्याय में प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की सुरक्षा करता है, यानी कि वितरण न्याय के अंतर्गत व्यक्ति को जो संसाधन दिए जाते हैं, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिया जाता है, जो कि उसका अधिकार है, उस अधिकार की सुरक्षा करना है। और अंतिम बात इसमें सुधारात्मक न्याय में, जिसको लेकर के अरस्तु की आलोचना भी की जाती है, कि समाज में यथास्थिति को बनाए रखना ही अरस्तु का लक्ष्य है। यानी कि अगर ये मान के चले कि समाज में किसी प्रकार की पहले से प्राचीन काल से अगर कोई विषमता चली आ रही है, असमानता चली आ रही है, या समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार करता रहा है, उसके अधिकारों को छीनता आ रहा है, तो अरस्तु का जो मंतव्य है कि इस स्थिति को बनाए रखा जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम दास प्रथा की बात करें, तो अरस्तु के समय में पूरे यूरोप में, खास तौर से यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी, और दासों को प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जाता था उच्च वर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर अगर दासों को किसी प्रकार का अधिकार दिया जाता है, तो उस अधिकार से जो उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग को क्षति पहुँचेगी।
इसलिए यहाँ पर वो समाज में सुधार का विरोध करता है और जो यथास्थिति है समाज की, वो उस यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए इस आधार पर अरस्तु की आलोचना भी की जाती है कि वो समाज में यथास्थिति, अन्याय की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। प्राचीन काल के बाद अब हम आते हैं मध्यकालीन विचारकों के न्याय संबंधी विचारों पर। इसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन का न्याय के बारे में कहना है, सबसे पहली बात जो है, संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत देता है, यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का दूत है। यानी कि अगर सीधा सीधा कहा जाए कि अगर राज्य यानी कि सरकार ही जो है राज्य के समस्त कार्य करती है, तो सरकार जो भी आदेश देती है, शासक या राजा जो भी आदेश देता है, उस आदेश को आपको मानना चाहिए आंखें बंद करके। इसीलिए इसको ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। तो ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत देता है। दूसरी बात, जो संत ऑगस्टाइन की जो रचना है, जो उसकी कृति है, पुस्तक जिसका नाम है सिटी ऑफ गॉड, उस रचना में वो राज्य के लिए न्याय की अनिवार्यता बताता है, यानी कि न्याय स्थापित करना राज्य का परम कर्तव्य है। और तीसरी बात, मनुष्य के लिए कर्तव्य बताया गया है कि ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन में ही न्याय है, यानी कि राज्य के रूप में सरकार, शासक, राजा जो भी आदेश देता है, उन आदेशों का पालन करना आंख बंद करके, सीधी सी बात, आंख बंद करके पालन करना बिना कोई सवाल पूछे, उसी में न्याय है। और दूसरा यहाँ पर आता है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास जो कहता है, सबसे पहली बात, समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात, व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीने के लिए, यानी कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति व्यवस्थित रहे, अनुशासित रहे। इसके लिए व्यवस्था यानी कि सरकार, समाज द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। मध्यकाल के बाद अब हम बात करते हैं आधुनिक काल में राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा न्याय के संबंध में जो विचार प्रकट किए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है डेविड ह्यूम का, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। डेविड ह्यूम का कहना है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना में है, यानी कि शासन द्वारा, समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना ही न्याय है। और दूसरा, जेरेमी बेंथम जो कि एक राजनीतिक विचारधारा है, उपयोगितावाद, उसके जनक हैं वो। इनका कहना है कि सामुदायिक या सामाजिक संसाधन, यानी कि समाज के, समुदाय के जितने भी संसाधन हैं एक राज्य में, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, संपत्ति, ये सभी, तो इनका जो वितरण किया जाए, इनको जो लोगों के बीच में बांटा जाएगा समाज के, उसका आधार उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। उपयोगिता का मतलब कोई कार्य मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है। यदि वो उपयोगी है तो उसको वो कार्य करना चाहिए, और उपयोगी नहीं है, यदि ऐसा कार्य करने से उसको दुख मिलता है तो वो उसके लिए अनुपयोगी है और वो कार्य उसको नहीं करना चाहिए। तो इन संसाधनों का जो वितरण है उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। जैसा कि उपयोगितावाद का जेरेमी बेंथम ने जो सिद्धांत दिया है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि राज्य को वही करना चाहिए जो कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करे, यही उपयोगितावाद का आधार है। आधुनिक काल के अंतर्गत अब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स के बारे में। न्याय के संबंध में इनके क्या विचार हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इनके न्याय संबंधी जो विचार हैं वो इनकी पुस्तक जिसका नाम थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें दिए हैं इन्होंने। इसमें इन्होंने न्याय के ऊपर विचार व्यक्त करते हुए जो बात कही है, सामाजिक न्याय का जो इन्होंने विश्लेषण किया है, ख़ास तौर से सामाजिक न्याय के बारे में, जिसमें रॉल्स जो कहते हैं कि आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र, यानी कि आधुनिक समय में जिन देशों में भी संवैधानिक लोकतंत्र है वर्तमान में, जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे जो देश हैं, वहाँ संवैधानिक लोकतंत्र है। तो इन लोकतंत्रों में न्याय के दो मौलिक सिद्धांतों की स्थापना वो करता है। कौन कौन किससे सिद्धांत है?
सबसे पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कि संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। ये है पहली बात, यानी कि हर व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और दूसरी बात जो है कि व्यक्ति राज्य द्वारा सार्वजनिक कल्याण हेतु सामाजिक आर्थिक स्थितियां निर्मित की जाती है। व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा सभी लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां समाज में स्थापित की जाती है और उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके, उनका लाभ उठा करके या उनको उपयोग में लेकर के व्यक्ति अपना कल्याण करता है। यहाँ पर वो आगे कहता है कि यहाँ वो सबकी प्रगति और विकास हेतु अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत देता है। अज्ञानता का पर्दा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहली बात जो वो इसमें कहता है कि व्यक्तियों द्वारा एक समतल धरातल से प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। यानी कि सामान्य तौर पे एक बात मानी जाती है इसमें कि व्यक्तियों का जो प्रगति करने का जो लक्ष्य है वो एक समान धरातल से वो शुरू करेंगे। यानी कि सामान्य योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती है, वो योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए। उन सामान्य योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी नौकरी के लिए एक सामान्य जो योग्यता निर्धारित की जाती है, उस योग्यता से वो कुछ हासिल करने की कोशिश करता है और वो योग्यता सबके लिए समान होती है। दूसरी बात, समाज और जीवन के प्रति सामान्य जानकारी प्रत्येक व्यक्ति रखता है। यानी कि जनरल नॉलेज समाज के बारे में और जीवन के बारे में वो हर व्यक्ति रखता है। और तीसरी बात जो वो कहता है कि प्रत्येक द्वारा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने नैतिक उत्तरदायित्वों का पालन जो किया जाता है, जो हर व्यक्ति का जो नैतिक उत्तरदायित्व होता है प्रत्येक व्यक्ति का, उसका वो पालन अपनी विशिष्ट परिधि में रह करके करता है। यानी कि जैसे वो कर सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार उन कर्तव्यों का पालन वैसे ही वो करता है। यहाँ पर वो आगे कहता है कि नीति निर्माताओं की प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट और पृष्ठभूमि के प्रति अनभिज्ञता उन्हें एक नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि नीति निर्माता, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं या जो लोग नियम बनाते हैं, वो हर व्यक्ति के बारे में नहीं जानते कौन से व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। उनको कुछ नहीं पता होता है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है ना, अलग अलग व्यक्तियों की। तो ये अज्ञानता जो है वही अज्ञानता का पर्दा कहलाती है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट और पृष्ठभूमि के प्रति अनभिज्ञता का मतलब यहाँ अज्ञानता से है, उन्हें एक नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जब वो किसी भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के बारे में जब सब कुछ नहीं जानते, तो ऐसे में वो एक जनरल प्लेटफॉर्म में मान करके चलते हैं, जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए। तो हर व्यक्ति के बारे में उनके अंदर ज्ञान का जो ये अभाव होता है, वो अभाव अज्ञानता का पर्दा कहलाता है और इसीलिए वो एक सामान्य नैतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसी में आगे रोल्स औचित्यपूर्ण न्याय के संबंध में कहता है। औचित्यपूर्ण न्याय के सिद्धांत के रूप में कहता है कि पहली बात जो है कि व्यक्ति द्वारा स्वतः अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार करना। यानी कि व्यक्ति खुद ही स्वीकार कर लेता है कि वो सामने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सब कुछ नहीं जानता है और ये नहीं जानना जो होता है वो अज्ञानता है। तो वो इस अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेता है कि वो हर व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। यानी कि सभी व्यक्तियों की एक सामान्य जानकारी ही रखता है, स्पेसिफिक जानकारी उसको नहीं होती है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति में मूलभूत नैतिक शक्तियाँ निहित होती है। यानी कि नैतिकता हर व्यक्ति में पाई जाती है, अच्छा बुरा सोचने समझने की, भला क्या है बुरा क्या है, क्या सच है क्या झूठ है। तो ये जो मूलभूत जो नैतिक बातें होती है वो हर व्यक्ति में होती है, ये नीति निर्माता जानते हैं। न्याय पर विभिन्न विचारकों के विचार जानने के बाद अब हम बात करते हैं न्याय के विविध रूपों की। न्याय के कौन कौन से रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आता है न्याय के रूप में वो है नैतिक न्याय।
नैतिक न्याय जो होते हैं वो सर्वव्यापक होते हैं, यानी कि पूरी सृष्टि पर ये नियम लागू होता है, नैतिक न्याय लागू होता है, सभी व्यक्तियों के लिए है। दूसरी बात, अपरिवर्तनशील है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है। और तीसरा जो है अंतिम प्राकृतिक नियम होते हैं, यानी कि ये सदैव अपरिवर्तनशील ही रहेंगे और सभी व्यक्तियों के लिए ये नैतिक नियम बने होते हैं। और नैतिक नियम सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी पंथ का हो, धर्म का हो, जाति का हो, नैतिक नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, जीवों के ऊपर दया करना, सहिष्णुता, ये सभी जो है वो नैतिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। बड़ों का आज्ञा पालन करना, ये सभी। तो इसके लिए मनुष्य का उच्च नैतिक चरित्र का होना और सदाचारी होना आवश्यक है। यानी कि ये जो सर्वव्यापक नैतिक नियम है जो अपरिवर्तनशील हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसी में न्याय है, नैतिक न्याय है। दूसरा कानूनी न्याय आता है। कानूनी न्याय किसी भी देश की, राज्य की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है और उस राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए कानून होते हैं और उन कानूनों का, नियमों का पालन नागरिक स्वाभाविक रूप से करते हो। यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निर्मित वे सभी कानून और नियम जिनका नागरिक यानी कि उस देश की जनता जो है वो स्वाभाविक रूप से उसका पालन करती हो। तो इसमें 3 बातों पर बल दिया गया है। सबसे पहली बात, कानून न्यायोचित होना चाहिए, यानी कानून उचित होना चाहिए, सभी लोगों के लिए, पूरे राष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए वो कानून बनाए गए हों, न्यायपूर्ण हो। दूसरी बात, कानूनों का न्यायपूर्ण होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनको न्यायपूर्ण ढंग से लागू भी करना चाहिए। ताकत के बल पे सरकार को ये कानून लागू नहीं करने चाहिए, बल्कि लोगों की इच्छा से विधानसभा में, संसद में प्रस्ताव पारित करके और सबकी सहमति से उसको लागू करना चाहिए। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, तो उस स्थिति में बिना किसी भेदभाव के दोषी को दंड दिया जाए, निष्पक्ष दंड देने का प्रावधान हो, किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। यानी कि दंड देते समय कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में वो इस बात का ध्यान रखे कि दंड जो दिया जा रहा है वो निष्पक्ष होकर के दिया जा रहा है। न्याय का तीसरा जो रूप आता है वो है राजनीतिक न्याय, जिसके अंतर्गत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर लोकतंत्र हो, जैसे भारत में लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के भी साथ बिना किसी भेदभाव के उस राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने, यानी कि चुनावों में खड़े होने, ठीक है ना, चुनाव प्रचार करने, राजनीतिक दलों की मीटिंगों में भाग लेना, ठीक है ना, विधानसभा में, संसद में जाकर के जनता का प्रतिनिधित्व करना, तो ये सारी बातें इसमें आती है। तो व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के भाग लेने के लिए और सहभागिता करने के समान अवसर और अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक देश की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधनों में राजनीतिक न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए सरकार कुछ योग्यताएं, कुछ शर्तें निर्धारित कर सकती है। जैसे इन साधनों में बता रखा है, सबसे पहली बात वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए। फिर विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, भाषण देना, इसकी स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। फिर सार्वजनिक पद की प्राप्ति के समान अवसर। सार्वजनिक पद यानी कि वो सारे पद जो कि जनता के मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि विधायक का पद है, सांसद है, सरपंच है, राष्ट्रपति तक का चुनाव जो होता है वो सभी सार्वजनिक पद होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए खड़ा हो सकता है चुनावों में। तो इसके लिए सभी व्यक्ति को एक जैसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, समान अवसर मिले कि हर व्यक्ति इनका लाभ उठाए
और व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करे। और दूसरी बात इसके अंतर्गत जो सबसे खास है वो है विशेषाधिकारों की समाप्ति। विशेषाधिकारों का मतलब किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा अधिकार नहीं होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक समान, एक जैसे अधिकार होने चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा अधिकार न हो। विशेष अधिकार का मतलब जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनके अलावा अलग से कुछ अधिकारों का प्रावधान करना, जो कि नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय के बाद अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी स्थिति पर बल देता है जिसमें बिना किसी भेदभाव के, यानी कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास, यानी कि वो अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, जिस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, उसका उसे पूरा अवसर मिले। तो राज्य द्वारा ऐसे विधायी और प्रशासनिक नियमों का निर्माण किया जाए जिससे समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न हो। यानी कि राज्य द्वारा ऐसे विधायी और प्रशासनिक नियम, यानी कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे लॉ, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसका फ़ायदा उठा करके हर व्यक्ति उनके द्वारा अपना विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यानी कि अगर सरकार एक जैसे नियम बनाएगी तो वो समाज के सभी लोगों के ऊपर एक समान रूप से लागू होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इस बात का इसमें ध्यान रखा जाएगा। और यदि ऐसा होगा तो ही एक समतामूलक समाज स्थापित होगा। यानी कि समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक जैसे विधायी और प्रशासनिक नियम होने चाहिए जो सभी लोगों के ऊपर, जो समाज में रहते हैं, उनके ऊपर समान रूप से लागू हों। तो ही विकास की उपयुक्त परिस्थितियां लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। सामाजिक न्याय के बाद अब हम चलते हैं आर्थिक न्याय पर। न्याय के रूपों में आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज में आर्थिक समानता की स्थापना करना है। अर्थात राज्य द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए जिससे कि समाज में आर्थिक विषमता या असमानता कम हो। कहने का मतलब राज्य द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास करने चाहिए कि समाज में जो अमीर वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, इन अमीर और गरीब वर्ग के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो कम से कम होनी चाहिए। यानी कि ना तो कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो, ना ही ज़्यादा लोग ज़्यादा गरीब हो। ठीक है ना। तो समाज में जो आर्थिक विषमता है, गरीबी को लेकर के, अमीरी को लेकर के, वो कम से कम होनी चाहिए, असमानता कम होनी चाहिए। और ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधन एक राज्य में जितने भी हैं, ठीक है ना, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपना विकास करता है, काम, धंधा, व्यवसाय, बिजनेस, वो सभी, फिर धन संपदा का वितरण करते समय व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है वो लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके की जाए। यहाँ पर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखने का मतलब है कि जो समाज के जो सबसे गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनका विशेष ध्यान रखा जाए ताकि वो अपनी निर्धनता की स्थिति से ऊपर उठने का प्रयास कर सके। ऐसा सरकार को करना चाहिए। अतः आर्थिक विषमता की समाप्ति और आर्थिक न्याय का लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे पहली बात जो इसमें बता रखी है आगे, व्यक्तिगत संपत्ति को सीमित करना। ठीक है ना। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है कि एक व्यक्ति कितनी मात्रा में प्रॉपर्टी एकत्रित कर सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है। ठीक है ना। उसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए इसके अनुसार। यानी कि एक मात्रा फिक्स कर देनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अमुक मात्रा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकता है। ठीक है ना। करोड़पति ही रहे, अरबपति बनने का प्रयास ना करे। ठीक है ना। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी ज़्यादा जो अतिरिक्त जो संपत्ति है वो सरकार जब्त कर ले।
सीधा सा कहने का मतलब ये, यानी कि एक लिमिटेड मात्रा में ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। ये क्योंकि यदि अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में जो मुट्ठी भर लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, देश के ज़्यादातर, राष्ट्र के ज़्यादातर संसाधनों पर उनका अधिकार हो जाएगा, प्रॉपर्टी ज़्यादातर उनके हाथ में चली जाएगी, और गरीब होता चला जाएगा, वो अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो खाई कम से कम होनी चाहिए। अगर ये खाई ज़्यादा हो गई, अमीर और गरीब, अमीर और अमीर होता रहे, गरीब और गरीब होता रहेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि गरीब लोग अमीरों से नफरत करने लग जाएंगे, उनसे घृणा करने लग जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि इन दोनों वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष, यानी कि जब दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, तो वो वर्ग संघर्ष कहलाता है। यानी कि अगर आर्थिक विषमता बनी रहती है और आर्थिक विषमता और ज़्यादा होती है, आर्थिक असमानता अगर बढ़ती चली जाती है, अमीर गरीबी के बीच की खाई, तो उससे समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वर्ग संघर्ष ना हो, इसलिए सरकार क्या कर सकती है कि एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रोक लगा सकती है, उसकी मात्रा निश्चित कर सकती, और दूसरी बात जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके विकास के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर सकती है। जैसे भारत में सरकार ने नरेगा योजना चला रखी है, इसके अलावा कमज़ोर वर्गों के लिए और भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, ताकि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आए। अब सबसे आखिर में हम इस चैप्टर का निष्कर्ष देख लेते हैं, समरी पूरे चैप्टर की। प्राचीन काल से लेकर आज तक यद्यपि न्याय के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन आया है, यानी कि न्याय के बारे में सोचने का जो तरीका है, विचारकों के विचार करने का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। पहले प्राकृतिक न्याय की बात करते थे, अब प्राकृतिक न्याय के साथ ही आज के वक्त में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात भी की जाती है, ठीक है ना। तो ये मौलिक स्वरूप में तो बदलाव आया है, लेकिन उसका लक्ष्य, यानी कि न्याय का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो आज भी सामाजिक आर्थिक जीवन में लाभ और दायित्वों के तर्कसंगत वितरण से है। पहले भी यही कहा जाता है था कि हर व्यक्ति को जितने भी सुविधाएं समाज में हैं वो सभी व्यक्तियों को मिले, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई किसी के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप ना करे। ये बातें आज भी विद्यमान है, और ख़ास तौर से सामाजिक और आर्थिक जीवन में विशेष रूप से जो सामाजिक सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, उनका तर्कसंगत वितरण होना चाहिए। तर्कसंगत वितरण का मतलब जो वंचित वर्ग हैं उन वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं देने से है, ताकि वो समाज के जो उच्च वर्ग हैं उन उच्च वर्गों के साथ कंपटीशन में वो खड़ा हो सके और उनका मुकाबला कर सके और अपनी स्थिति में सुधार कर सके। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात जो है कि कुछ निश्चित मानदंड होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब अलग अलग देशों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग स्टैंडर्ड है, मानदंड है। सामाजिक न्याय को, आर्थिक न्याय को स्थापित करने का अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग है। जैसे समाजवादी व्यवस्था जो है वो पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वो नष्ट कर देती है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ होती ही नहीं है। जितनी भी संपत्ति है समाज की, उसके ऊपर पूरे समाज का अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है, व्यक्तिगत वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था में सारी शक्तियों पर बाजार का नियंत्रण होता है, मार्केट का नियंत्रण होता है, यानी कि पूंजीवाद या पूंजीवादियों के हाथ में होता है। तो दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में अपने अपने सोचने का जो तरीका होता है, जो मानदंड है, वो इन दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जहाँ भी सबकी, यानी कि सभी लोगों की सारी आवश्यकताएं जिस व्यवस्था में पूरी हो जाएगी, वहाँ पर अन्याय की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि जहाँ पर लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था हो या चाहे बाजारवादी व्यवस्था हो, जहाँ भी ये आवश्यकताएं पूरी होगी वहाँ अन्याय की समस्या जो सदियों से चली आ रही है वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो न्याय से संबंधित है राजनीतिक अवधारणाओं में, वो समाप्त होता है।